Good morning students. I am Dr. Pooja Saxena, Geography Department, Government College बूंदी। हमारे पेपर फिजिकल जियोग्राफी भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम ओशनोग्राफी महासागरीय विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने विभिन्न महासागरों में महासागरीय धाराओं के अध्ययन की श्रृंखला प्रारंभ की थी। हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन की ओशनिक करंट्स को देखा। आज हम हिंद महासागर की महासागरीय धाराओं का अध्ययन करेंगे, ओशन करंट्स ऑफ इंडियन ओशन। देखिए, हिंद महासागर के विशेष संदर्भ में यदि हम बात करें तो यह अटलांटिक और प्रशांत महासागर से भिन्न है, क्योंकि ये चहुं ओर से स्थलीय भाग से आबद्ध महासागर है। इसके उत्तर में भारतीय उपमहाद्वीप, पश्चिम में अफ्रीका, दक्षिण पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण में एंटार्क्टिका स्थित हैं। तो चारों ओर से घिरा होने के कारण इस महासागर में धाराओं का कोई स्थायी क्रम डेवलप नहीं हो पाता। साथ ही यहाँ की धाराएं स्थलीय प्रभाव और मानसूनी हवाओं से प्रेरित होती हैं। यही कारण है कि उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं के प्रभाव से हिंद महासागर की धाराओं की दिशा भी क्रमशः शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में दो बार परिवर्तित हो जाती है। यदि हम हिंद महासागर की महत्वपूर्ण धाराओं पर दृष्टिपात करें तो वो इस प्रकार से हैं। द नॉर्थ ईस्ट मानसून ड्रिफ्ट, उत्तर पूर्वी मानसून प्रवाह जो कि शीत ऋतु में उद्भूत होता है। देन द साउथ वेस्ट मानसून ड्रिफ्ट, दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवाह ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं के प्रभाव से जनित होता है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, उत्तरी विषुवतरेखीय धारा, साउथ इक्वेटोरियल करंट, दक्षिण विषुवतरेखीय धारा, सोमाली धारा, मोज़ैम्बिक करंट, मेडागास्कर करंट एंड अगुल्हास करंट। देखिए, हम हिंद महासागर की धाराओं में सर्वप्रथम शीत ऋतु के संदर्भ में उत्तर पूर्वी मानसून धारा को लेते हैं, जो कि स्थल से जल की ओर चलने वाली हवाएं हैं, जिस कारण से उत्तरी हिंद महासागर में अंडमान और सोमाली के बीच पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली उत्तर पूर्वी मानसून धारा का जन्म होता है। ये धारा 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण से शुरू होती है और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में इसकी कुछ स्वतंत्र धाराएं उत्पन्न होती हैं और फिर ये दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर हो जाती हैं। इसी के सापेक्ष ग्रीष्म ऋतु में जो धारा प्रवाहित होती है वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून धारा। ग्रीष्म ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा जब उल्टी होकर दक्षिण पश्चिम हो जाती है तो उत्तरी हिंद महासागर का जो हमने धारा प्रवाह देखा वो उलट जाता है, वो विपरीत हो जाता है। इस समय उत्तर पूर्व मानसून धारा विलुप्त हो जाती है और उसकी जगह उद्भूत होती है दक्षिण पश्चिम मानसून धारा। ये धारा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। इसकी भी विभिन्न उपशाखाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करती हैं। इस धारा के कारण जो उत्तर पूर्वी मानसून धारा के समय काउंटर करंट डेवलप होती है वो काउंटर करंट भी विलुप्त हो जाती है। हम इस प्रति विषुवतरेखीय धारा को भी देख लें, विपरीत धारा को देख लें। देखिए, विपरीत धारा का जो जन्म है वो यहाँ इसको स्पष्ट रूप में देखिए, वो शरद काल में होता है। उत्तर पूर्वी मानसून के समय एक विपरीत धारा काउंटर करंट निर्मित होती है जो 2 डिग्री से 8 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच जंजीबार और सुमात्रा के मध्य प्रवाहित होती है। एक काउंटर करंट, और ये काउंटर करंट दक्षिण पश्चिम मानसून धारा के समय या तो विलुप्त हो जाती है या इतनी सक्रिय नहीं रहती। इसके बाद हम बात करें विषुवतरेखीय धाराओं की। देखिए, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं जो क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं का परिणाम होती हैं। लेकिन उत्तरी हिंद महासागर और दक्षिण हिंद महासागर की धाराओं में आप विशेष फ़र्क ये देखेंगे कि दक्षिण हिंद महासागर की धाराएं स्थलीय प्रभाव से विमुक्त होती हैं और उत्तरी हिंद महासागर की जो धाराएं हैं वो स्थलीय प्रभाव और मानसून हवाओं के प्रभाव में ज़्यादा होती हैं। परिणामतः उत्तरी विषुवतरेखीय धारा की बजाय जो दक्षिण विषुवतरेखीय धारा है उसका क्रम ज़्यादा सुनिश्चित देखने को मिलता है।
इस क्षेत्र में बहने वाली उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाओं का प्रभाव होती हैं। विषुवतरेखीय धाराएं आप जानते ही हैं, जिनका एक सुनिश्चित स्वरूप दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा के रूप में देखने को मिलता है। तो हम उसी को विशेष संदर्भ में पढ़ते हैं। द इंडियन साउथ इक्वेटोरियल करंट हैज़ इट्स ओरिजिन अराउंड 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास उद्भूत होती है ये। इट इज़ प्रोबेबली स्ट्रेंथेंड बाय वाटर फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग पैसिफिक करंट विच हैज़ मेड इट्स वे थ्रू द इंडोनेशियन आर्चिपेलागो। प्रशांत की जो धारा बह रही होती है वो इंडोनेशिया जो द्वीप समूह है से होकर, क्योंकि यहाँ से गुजरती है तो वो इसको सपोर्ट करती है, जिससे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इट फ्लोव्स वेस्टवर्ड टू द अफ्रीकन कोस्ट, ये जो अफ्रीका कोस्ट है तक जाती है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई, एंड टर्न्स साउथवर्ड along both the coasts of मलागासी। जो मेडागास्कर तट है उसके सहारे सहारे फिर ये मुड़कर टर्न होकर दक्षिण की ओर बहने लगती है। Being obstructed by Madagascar, it is divided into two branches. The northern branch, which enters into the Mozambique Channel, is known as the Mozambique Current, while the one which moves southward along the eastern coast of Madagascar is known as the Agulhas Current. देखिए, दक्षिण विषुवतरेखीय धारा पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई जब अफ्रीका के तट पर पहुंचती है तो ये दो शाखाओं में बढ़ जाती है। दक्षिण की ओर दो शाखाओं में बढ़ जाती है, हालांकि इसकी एक शाखा उत्तर की ओर भी मुड़ती है। तो जो दक्षिणवर्ती शाखा है वो भी दो भागों में बढ़ती है, जिसमें एक शाखा तो मोज़ाम्बिक चैनल में प्रवेश करती है जिसे मोज़ाम्बिक करंट के नाम से जानते हैं, और जो दूसरी शाखा है वो मेडागास्कर के पूर्व की ओर प्रवाहित होती है जिसे एगुलहास करंट के नाम से जानते हैं। The surface temperature of the current remains around 25 degrees centigrade and its average speed is about 20 kilometers per day. तो ये जो जलधारा है इसका तापमान होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, और जो औसत गति है वो होती है 20 किलोमीटर प्रतिदिन। ठीक है, अब हम थोड़ा अलग से बात करें। दक्षिण विषुवतरेखीय धारा, जैसा कि हम पढ़ ही चुके हैं कि ये 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर प्रारंभ होती है और इसको सपोर्ट मिलता है प्रशांत महासागर की दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाओं के फलस्वरूप उद्भूत दक्षिण विषुवतरेखीय धारा का। तो वो यहाँ भी अच्छी मजबूती से उत्पन्न होकर पश्चिम की ओर बढ़ती है और अफ्रीका के तट से टकराकर दो भागों में विभक्त हो जाती है, जैसा कि हमने देख ही लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं मोज़ाम्बिक करंट की। मोज़ाम्बिक करंट जो कि आप जानते ही हैं कि दक्षिण विषुवतरेखीय धारा की एक शाखा है, जो कि स्वतंत्र रूप में बढ़ती हुई 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास फिर अगुलहास करंट से मिल जाती है। और merging with Agulhas, it continues southward along the coast of South Africa up to 35 degrees south, where from it is diverted eastward under the influence of the westerlies. देखिए, जो मोज़ाम्बिक करंट है और अगुलहास करंट है वो मिलकर 35 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक अपना अस्तित्व रखती है, और उसके बाद जो यहाँ का पछुआ पवन प्रवाह है जो गरजती 40 है, रोरिंग 40s, उनके प्रभाव में आती हैं ये, और फिर ये अपनी दिशा पूर्व की ओर कर लेती हैं। इनका जो सतही तापमान है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये 20 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से चलती है। इसी तरह अगुलहास करंट, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ द साउथ इक्वेटोरियल करंट which flows along the eastern coast of Madagascar, continues up to about 30 degrees south, where it merges with the Mozambique current, reaching 35 degrees south. It adopts an easterly movement under the influence of the westerlies. Its surface water temperature is generally 25 degrees centigrade and the speed is about 25 kilometers per day. ठीक है, वही बात है कि अगुलहास करंट मोज़ाम्बिक के साथ मिलकर 35 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक प्रवाहित होकर तत्पश्चात पश्चिम पछुआ प्रवाह के प्रभाव में आने से पूर्व की ओर रुख कर लेती है। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड उसकी सतह का तापमान और 25 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से वो चलती है। इसके बाद हम बात करें जो कि वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है,
जो हमने प्रत्येक महासागर में कमोबेश देखा। तो अन्य महासागरों के समान ही हिंद महासागर में भी 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास बहने वाली पछुआ हवाएं, जिन्हें हम रोरिंग फोर्टीज़ कहते हैं, वो पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती हैं। तो वो पछुआ पवन प्रवाह हिंद महासागर में भी प्रवाहित होता है और 110 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास इसकी 2 शाखाएं हो जाती हैं। ठीक है, 110 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास जहाँ जहाँ भी महाद्वीपीय तट आते हैं, फिर ये तटाकृति का अनुसरण करती हैं, जैसा कि हम दूसरे महासागरों में भी देखते आए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया तट के पास फिर इसकी एक शाखा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सहारे सहारे बहने लगती है, जिसे हम वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट यानी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की ठंडी धारा के नाम से जानते हैं। और उसके बाद लगभग 100 डिग्री पूर्वी देशांतर के ही पास ये दक्षिण फिर विषुवत-रेखीय धारा से अंततः मिल जाती है। ठीक है, और पछुआ पवन प्रवाह की जो दूसरी शाखा है वो फिर दक्षिण की ओर मुड़ती है, फिर ऑस्ट्रेलिया तट के सहारे सहारे बहती है। तो ये हमने देखी विभिन्न महासागरों की महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखती हैं तटवर्ती जलवायु पर। तटवर्ती भागों की जलवायु के परिमार्जन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए, हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम का प्रभाव, जैसे किरोशिवो का प्रभाव, इन गर्म जलधाराओं के प्रभाव से संबंधित क्षेत्रों की जलवायु एक विशिष्ट स्वरूप लेती है। जब हम पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उन्हीं अक्षांशों में स्थित जो दूसरे स्थान हैं वो कितने ठंडे हैं, जहाँ पोत जो व्यापार है वो संभव ही नहीं हो सकता। लेकिन पश्चिम यूरोप तटीय क्षेत्र गल्फ स्ट्रीम के प्रभाव से वर्ष भर खुले रहते हैं। तो इसी तरह से धाराएं, गर्म और ठंडी धाराओं का ये जो क्रम है, ये पृथ्वी पर हॉरिजॉन्टल हीट बैलेंस को स्थापित करने में, यानी क्षैतिज ऊष्मा संतुलन को बनाए रखने में अपनी मदद करता है। किस प्रकार से कि जो निम्न अक्षांशों के अतिरिक्त ऊष्मा है उसको ये उच्च अक्षांशों की ओर स्थानांतरित करता है। तो इस वजह से एक हीट बैलेंस बना रहता है। और दूसरी तरफ जो ठंडी धाराएं हैं वो तापमान को नीचे गिरा देती हैं। और गर्म और ठंडी धाराओं का जो सम्मिलन क्षेत्र है, हमने देखा था कि वो बैंक्स होते हैं जहाँ जो फिशेस ग्राउंड्स हैं वर्ल्ड के। तो इस दृष्टि से धाराओं का अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। धाराओं के मिलने से इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, तापीय व्युत्क्रमण होता है और उस क्षेत्र में नुकसान भी उठाना पड़ता है। घने कोहरे की वजह से जो सिंपल परिवहन है वो प्रभावित होता है। फिशरी इंडस्ट्रीज़ जो हैं उन पर धाराओं का प्रभाव हम देख ही चुके हैं। ठीक है, तो जो धाराएं हैं वो परोक्ष रूप में अगर हम उनके प्रभाव देखें तो वो जलमार्गों को निश्चित करती हैं, जिनके सहारे व्यापारिक जलयानों का परिवहन किया जाता है। जब पुराना टाइम था तो धाराओं का प्रभाव ही महत्वपूर्ण था। अब आजकल तो इतने पावरफुल शिप्स हैं जो कि धाराओं की दिशा के विपरीत भी उसी वेग के साथ चल सकते हैं। लेकिन प्राचीन समय में जो नौवहन क्रम है उसको व्यवस्थित करने में, उसको दिशा प्रदान करने में धाराओं की भूमिका थी। ठीक है, तो जो धाराएं हैं वो व्यापक प्रभाव रखती हैं भूपटल पर, एक तापीय समायोजन की दृष्टि से और जो हमने दूसरे प्रभाव देखे उस दृष्टि से।